नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे ईरान, इजराइल, अमेरिका और इंडिया के विषय में और इंडियन तरीके से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लोमेसी को समझने का प्रयास करेंगे और ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज सुबह 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे बंकर बस्टर बम से अटैक किया है, जहां पर कौन कौन सी 3 न्यूक्लियर साइट है? फोर्डो, नटान्स और एफास एस्फहान। ये 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर उन्होंने अटैक किया है। ट्रंप ने इसके लिए कई सारे जस्टिफिकेशन दिए हैं। उन्होंने कहा कि आ, आ, इनको जो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रही हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी भी तरीके का रिटेलिएशन होता है ईरान की तरफ से तो वो इस एस्केलेशन को और बढ़ाएगा। मतलब ये अमेरिका और ईरान के बीच में एक तरीके से डायरेक्ट वॉर की तहत हो सकता है। ये एक तरीके का त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है जहां पर अमेरिका और इसराइल डायरेक्ट ईरान पे अटैक करते दिखाई देंगे। इसके बाद ईरान का एक रिएक्शन आया है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि यूएस ने यूएन चार्टर है उसका घोर उल्लंघन किया है और उन्होंने उन्होंने वार्निंग दी है कि इसके बहुत ही डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इसका इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है अमेरिका और उसके अलायंस को। इस तरीके की उसने धमकी दी है। अगर बात की जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर स्टार्ट कैसे हुआ? अब अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, लेकिन अब इस बात को समझना जरूरी कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ। तो शुक्रवार 13 जून 2025 को ईरान ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन स्टार्ट किया, जहां पर ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने टारगेट किया। उसका मुख्य टारगेट था नटान्स की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, 225 किलोमीटर, जो तेहरान से 225 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पर यह टारगेट था। इसके बाद इसराइल ने इस हमले के बाद में जस्टिफिकेशन ये दिया कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है ईरान, और अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो ये जो उसकी संप्रभुता है या उसकी नेशनल सिक्योरिटी है, उसके लिए बहुत बड़ा डेंजरस हो सकता है। ऑपरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान में रखा गया है कि किस तरीके से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे ध्वस्त किया जा सके। इस तरीके की बात नेतन्याहू ने कही। इसके बाद ईरान ने रिटेलिएशन किया, जहां पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत उसने इसराइल की कई सारी जगह पे अटैक किया। अब बैलिस्टिक मिसाइल के कई सारे अटैक किए गए एयर बेसेस पे और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। मेजर इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक सूखा हॉस्पिटल है, वहां पर 32 लोग घायल हो गए और उसने नियर आईडीएफ कमांड सेंटर्स पे अटैक किया। और ऐसी भी खबर आई कि मोसाद का जो हेडक्वार्टर है वो भी इसमें काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। और यहां पर इस बात में इसराइल ने इस बात को कहा कि ईरान जो है डेलिबरेटली सिविलियंस को को टारगेट कर रहा है। इस बात को भी समझिए कि इसराइल का जो का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो काफी कम है ईरान के कंपैरिजन में, और पॉपुलेशन भी लगभग 1/10 है ईरान के कंपैरिजन में। इसराइल की पॉपुलेशन लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में कही जाती है, और वहीं ईरान की जो पॉपुलेशन है वो 8 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में आकी जा रही है। तो अगर इस बात को देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और पॉपुलेशन की दृष्टि से दोनों में इसराइल कम है, लेकिन इसराइल की एयर सुपीरियरिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आयरन डोम जो इसराइल का बहुत बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है, वो भी इतने बड़े मिसाइल अटैक को रोक पाने में, जो उनकी 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको रोक पाने में भी असमर्थ दिखाई दिया। इसके बाद एस्केलेशन की बात करें तो इसराइल ने उसके बाद काउंटर स्ट्राइक किया। 19 जून को उसने अरक न्यूक्लियर रिएक्टर पे अटैक किया और प्लूटोनियम प्रोडक्शन के रिजम्पशन को रोकने की बात कही कि इससे प्लूटोनियम का जो प्रोडक्शन है उसको रोका जा सकेगा। कैजुअलिटीज जो हो गई हैं सो फार अभी तक जो है, तो एक जो कंफर्म कैजुअलिटीज हैं, 220 से ज्यादा लोग ईरान में मारे जा चुके हैं और इसराइल में 24 लोग मारे जा चुके हैं ईरान की मिसाइल अटैक्स के द्वारा।
अब इंडिया की बात करते हैं। अब इसमें क्या, ये तो सारी बात हो गई ईरान और इजराइल और अमेरिका ने जिस तरीके से अटैक किया। इसमें अगर इंडिया की डिप्लोमेटिक जो टाइट रोप है, क्योंकि ईरान के साथ में भारत के करीब 80 के दशक से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, और उसके बाद ये रिश्ते इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो ईरान जो है वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है इंडिया के लिए। छबार पोर्ट जो है वो भी इंडिया जो है तो वहां पे बना रहा है। तो समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो स्ट्रेटेजिक डायलेमा के जो है वो ये कहता है कि इसराइल के साथ बहुत अच्छी सिक्योरिटी की जो हमारे जो डिफेंस टाइज हैं बहुत अच्छे हैं, जहां पे बराक 8 मिसाइल, यूएवीज और इस तरीके कई सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं हम इसराइल से खरीदते हैं। तो बेसिकली इसराइल हमें हमारा एक तरीके से डिफेंस पार्टनर भी है। एनर्जी और कनेक्टिविटी की कई सारी टाइज हैं जो हमारे ईरान के साथ हैं। मेजर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट सप्लायर है जो कि हम बता चुके हैं। वही छबार पोर्ट की बात की जाए तो वहां पर भारत जो है तो बहुत तेजी से इन्वेस्ट कर रहा है टू टू गेट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए छबार पोर्ट ईरान का जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो कि भारत अपनी तरफ से वो उसको डेवलप कर रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस बात को भारत को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ईरान के साथ किसी भी तरीके की डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ती है तो उसका भी खामियाजा भारत को उठाना पड़ सकता है। अब अगर ऑफिशियल रिस्पांस की बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, तो उन्होंने डेस्कलेशन की बात करी है और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, जैसा कि पहले हो रहा था। 13 जून से पहले अमेरिका और ईरान कई मौकों पर न्यूक्लियर ट्रीटीज या किसी भी तरीके की संधि में पहुंचने की बात कर रहे थे, लेकिन उस फाइनल राउंड की जो बातचीत है हो पाती उससे पहले ही इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। इंडिया का जो न्यूट्रल स्टांस है, अब न्यूट्रल स्टांस कहना थोड़ा मुश्किल है। देखिए दो तरीके के स्टांस होते हैं। एक कि आप जो है तो न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल रहने का मतलब होता है कि जो भी गलत कर रहा है उसको गलत बोलना, एक तरीके का न्यूट्रल स्टांस हो गया, जहां पर आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर आप बोल ही नहीं रहे हैं या किसी भी मैटर में आपकी कोई कोई से ही नहीं है, तो उस केस में काफी कई बार जो है तो आपके ऊपर उंगलियां उठाई जा सकती हैं। तो यहां पर नॉन अलाइनमेंट नहीं, नॉन रिस्पॉन्सिव कह सकते हैं। इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो रिस्पॉन्स है वो नॉन रिस्पॉन्सिव है, ना कि नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड में जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ उन्हें शायद अपनी बात रखनी चाहिए थी, या किसी भी तरीके से जो भी जितने भी फैसले लिए गए इस दौरान उनके बारे में, या जितने भी बयान जारी किए गए अलग अलग समितियों के द्वारा, उनमें भारत को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए था, ऐसा कई लोगों का मानना है। पर इसके विपक्ष में कई सारे सरकार की तरफ से तथ्य हैं। सरकार का कहना यह है कि हम किसी की का भी पक्ष नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ पर ये डिप्लोमेसी की बात है और इस तरीके की बातें हैं। उन्होंने कही कि इसराइल ने हमारा जो है तो खुलकर सपोर्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से, जबकि ईरान ने किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया था। ऐसी बात जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। अब अगर बात की जाए इंडिया के न्यूट्रल स्टांस की अलग अलग समितियों में, तो एससीओ में जो कि कंडेमनेशन ऑफ इसराइल का जो एक्शन था, इसराइल के एक्शन को कंडेम करने के लिए चाइना और रशिया का जो स्टेटमेंट लेड बाय चाइना और रशिया था, उस इंडिया ने अपने आप को उससे डिस्टेंस कर लिया, मतलब इंडिया उससे अलग हो गया। और उसने इस बात को ध्यान में रखा कि ईरान और इसराइल दोनों के साथ उसके जो है संबंध है, इसलिए वो उससे अलग दिखाई दिया। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस में भारत ने इंडिया जो है तो गाजा सीज फायर जो था, गाजा में जो सीज फायर की बात की जा रही थी कि गाजा में जो कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, 1200 के करीब जो है तो हमास ने जब अटैक किया था 2023 में, अक्टूबर में, अगर मैं सही हूं तो अक्टूबर 2023 में, जब गाजा पे हमास ने इसराइल पे अटैक किया, 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई सारे लोगों को हमास ने बंदी बना लिया। बाद में इसराइल ने एक काउंटर अटैक चालू किया और उस काउंटर अटैक में 60,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और और इसमें से मैक्सिमम जो हैं तो औरतें और बच्चे हैं। इनफैक्ट वहां पे कई हॉस्पिटल्स को भी टारगेट किया गया, ऐसा गाजा में हुआ है। तो इसके बाद जो है तो एक सीज फायर का एक रेजोल्यूशन जो है तो यूनाइटेड नेशन में पास हो रहा था, लेकिन भारत ने यह कहा कि क्योंकि ऐसा कोई भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया हमास का नाम उस रेजोल्यूशन में, इसलिए हम उससे
पीछे हटते हैं, जबकि ये पूरी बात जो है तो सीज फायर से रिलेटेड थी कि इसराइल और गाजा के बीच में या फिलिस्तीन के बीच में एक सीज फायर हो जाना चाहिए था। अब एससीओ समिट जो जून 2025 में 25 में समरकंद में हुई, उसमें एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं जयशंकर, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने एम्फसाइज किया कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता लिया जाए, और उन्होंने बताया कि इंडिया जो है ये चाहता है कि दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे साथ के साथ कम्युनिकेशन करें और इस बात को बैठ टेबल पे बैठ करके सुलझाएं। वहीं अगर पीएम मोदी की बात की जाए, उन्होंने ईरान को एससीओ ज्वाइन करने में कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉवरेनिटी और कनेक्टिविटी दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जहां पे सब्बार पोर और आईएनएसटीसी की बात करी उन्होंने। इसके बाद उन्होंने स्किप्ड पार्टिसिपेशन, और उन्होंने इसराइल के पक्ष के विपक्ष में किसी भी स्टेटमेंट में पार्टिसिपेट करने से बेसिकली मना कर दिया, जबकि ईरान ने भी एससीओ को ज्वाइन किया था। अब जी सेवन समिट की बात की जाए तो जी7 समिट जो कनाडा में हुई थी, वहां पे भारत जी7 का पार्ट तो नहीं है, लेकिन 2019 से लगातार पिछले 6 सालों से लगातार जी7 की समिट में स्पेशल इनवाइटी के तहत भारत जाता है वहां पर। तो जी7 की समिति जो थी उसने इसराइल के सपोर्ट में स्टेटमेंट इशू किया, और उसने ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कंडेम किया, और और एनर्जी मार्केट जो मतलब बेसिकली क्रूड ऑयल का मार्केट है उसको स्टेबिलिटी पे देने के ऊपर का विचार करने की बात कही। अगर इंडिया के रोल की बात की जाए तो पीएम मोदी और जयशंकर ने डिप्लोमेसी की बात करी। मोदी जी ने साइप्रस जो कि मतलब जी7 में जाने से पहले, कनाडा में जाने से पहले, उन्होंने वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन ऐसी बात कही, और पीस इज द क्राई ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब ये युद्ध का युग नहीं है, ये शांति का युग है, इस तरीके की बात कही उन्होंने। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा जितना भी हमारा स्टेटमेंट रहा उसके विषय में। अब अगर बात करते हैं जो हमारे नेशनल पॉलिटिक्स है, राष्ट्रीय राजनीति में क्या चल रहा है, तो सोनिया गांधी जी ने 21 जून 2025 को एक लेटर लिखा। अब उसकी की पॉइंट्स बता देता हूं मैं। तो उन्होंने मोदी जी की सरकार का जो साइलेंस है, बेसिकली किसी का भी पक्ष ना लेना, इसराइल के पक्ष में ज्यादा सरकार खड़ी दिखाई दे रही है, इसके विषय में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए। उन्होंने कहा लॉस ऑफ वॉइस कहा है इसको। उन्होंने इसराइल के स्ट्राइक को वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी का कॉल किया है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि यूनिलैटरल मिलिटरिज्म और साइटिंग ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट को देखते हुए जो बेसिकली सिंगल तरीके से मिलिट्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तरीके से इसराइल जो कर रहा है ईरान, गाजा, इन सब जगहों पर, उसको भी कंडेम करने की बात कही उन्होंने। और उन्होंने ये भी बात कही कि जो इंडिया के पुराने टाइज ईरान से रहे उसकी भी बात कही, और उन्हें ये भी कहा कि ईरान और इसराइल के बीच में इंडिया को मीडिएट करके इस वॉर को डेस्केलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद उस लेटर में उन्होंने ये भी लिखा कि ट्रम्प डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जो है तो शांति के दूत दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो अपने ही पुराने स्टैंड से एंडलेस वॉर में जाने की बात करते थे पहले, कि अमेरिका जो है एंडलेस वॉर्स में चला जाता है और उसे कोई नुकसान फायदा नहीं होता है। लेकिन अब वो खुद भी अपने स्टैंड से पीछे हुए दिखते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने ईरान का जो हिस्टोरिकल सपोर्ट रहा है कश्मीर को लेकर के, खासतौर से यूनाइटेड नेशन में, उसके बारे में बात कही। इनफैक्ट जो आईओसी है, इस्लामिक कॉरपोरेशन, ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, उसमें भी जब कश्मीर का मुद्दा उठाया जाना था तो ईरान ने उसमें उस मुद्दे को उठाए जाने से रोका था, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर। तो ईरान कई मौकों पर भारत के साथ दिखाई देता है। ये हो गई बात सारी की सारी जो मुद्दे चल रहे हैं। अब आप जानते हैं ये सारी बातें ऐसे तो नहीं होती हैं। अब क्योंकि ये लेटर सोनिया गांधी ने लिखा है तो उन्होंने तो सरकार या भारतीय जनता पार्टी के या सरकार के जो सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि वो बेसिकली मुस्लिम्स को प्लीज करना चाहते हैं, इस तरीके, इसलिए जो है तो ये लेटर लिखा गया है। अब इसमें हो सकता है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो हमारे देश में मतलब पिछले 11-12 सालों से कुछ ज़्यादा ही तेजी से उछाला जाता है। हर एक मुद्दा जो है तो अगर बाद में डिप्लोमेसी हो या कोई भी मुद्दा हो, उसको आखिरी में ला करके
हिंदू मुसलमान से जोड़ करके देखना हमारे देश में एक कल्चर का बन गया है। हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, यही सारी चीजें जो है तो एक मुद्दा बन के आ जाती है। अगर कोई भी बोलता है कि आपने ईरान के बारे में बात नहीं की, तो बोलते हैं बांग्लादेश के बारे में बात क्यों नहीं करी। तो ये सारी बातें हमारे देश में निकलती है। लेकिन अगर आप डिप्लोमेटिक टाइज की बात छोड़ देंगे, तो लेकिन यहां पर देखने से सिर्फ एक चीज जरूर पता चलती है कि इसराइल ने नॉन प्रोलिफरेशन टीटी जो है वो साइन नहीं की, एनपीटी साइन नहीं करी है। उसके बाद वो एटॉमिक कॉरपोरेशन का भी मेंबर नहीं है। इनफैक्ट वो किसी इस वजह से उसके यहाँ पे कोई भी तरीके का इंस्पेक्शन नहीं हो सकता है। और ईरान ने ये दोनों ही एनपीटी साइन कर रखी है, और एटॉमिक कॉरपोरेशन की जो कमेटी है उसका मेंबर भी है। तो ईरान पे लगातार जो है हर तरीके के अ, उनकी फैसिलिटीज को एग्जामाइन भी करते रहे लोग, और वहां पर आकर के उनको फैसिलिटीज को चेक भी करते रहे कि कहीं कोई न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम या न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम इस तरीके का नहीं चल रहा है जो कि ऑफेंसिव चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब बात करते हैं ईरान के इराक के विषय में। इराक की बात किए बिना इस बात को खत्म नहीं किया जा सकता। याद रखिए कि इराक के ऊपर भी जब अमेरिका ने 2001 से 2003 के आसपास जब अटैक किया था, तो उसका कहना था कि इराक के पास भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, केमिकल वेपन इस तरीके की है। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी प्रूफ जो है तो अमेरिका नहीं सामने रख पाया है। और उस वॉर के बाद सद्दाम हुसैन वहां से की सत्ता को उखाड़ फेंका गया, सद्दाम हुसैन की को मार दिया गया। सद्दाम हुसैन को मारने के बाद वहां पर सत्ता जो है आज अमेरिकी कंट्रोल की एक सत्ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन सत्ता चल रही है। और इराक के जितने भी ऑयल रिसोर्सेज हैं, जितने भी इराक के ऑयल रिसोर्सेज हैं, उन पे सारा का मैक्सिमम 30% 40% 50% 60% कंट्रोल अमेरिका या अमेरिकन कंपनीज का है। अब फैसला आपको करना है कि ये जो युद्ध है वो किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इसराइल अपनी जगह तो हो सकता है कई जगह पे सही भी हो कि अगर ईरान के पास या किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है, तो इसराइल जो आज अपने आप को बचा के रख पा रहा है, उसमें बिल्कुल उसको इस बात को कहने का अधिकार है कि ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम को रोका जाए। लेकिन क्या आज तक ये साबित हो पाया है? पिछले 30 सालों से हर महीने जब भी आप कभी इसराइल की बात करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करेंगे, कोई कहता है कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ एक साल, 1.5 साल, इस तरीके की बात कही गई कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लगभग करीब है। लेकिन आज तक 25 सालों से यह बात कही जा रही है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ। और इनफैक्ट प्रेसिडेंट ओबामा के समय पे इस पर अगर मैं सही हूं तो प्रेसिडेंट ओबामा के समय पे इस पे एक ट्रीटी हुई थी ईरान के साथ में, और उस ट्रीटी के तहत ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और ये सारी चीजें चला रखी थी। तो ये हो गई बात इसके इंटरनेशनल मुद्दे पे इराक से रिलेटेड। अब आते हैं राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पे, नेशनल पॉलिटिक्स पे। नेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ एक ही चीज चल रही है। ये हमें समझ में आया है इस पॉलिटिक्स में कि ये जो करंट सर गवर्नमेंट है वो काफी जो है तो इसराइल के पक्ष में दिखाई देती है। उसके 2-3 कारण दिखाई देते हैं। एक, नेतन्याहू खुद भी एक काफी राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग के दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ उनकी भी जो पॉलिटिक्स है वो अति राष्ट्रवाद वाली पॉलिटिक्स है। और तो जो कि हमारी जो करंट रजीम है उससे काफी मेल खाती हुई दिखाई देती है। और याद रखना इसका भी जरूरी है कि इसराइल के साथ जो रिश्ते हैं वो उसके सुधरने की या उसके बनने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में होती है, के समय पे होती है। इनफैक्ट ईरान के ऊपर जब प्रतिबंध भी लगा था, और अब इसराइल और ईरान दोनों के साथ में बात कर रहा हूं मैं, ईरान के ऊपर जब प्रतिबंध लगा तो भी भारत से ईरान ने ही सबसे ज्यादा पेट्रोलियम और ये सारी चीजें खरीदी थी। और उसने रुपए में भी ये सारी चीजें खरीदी थी, गेहूं में भी व्यापार हुआ था। इस तरीके के कई सारे इंस्टेंसेस थे जहां पर ईरान को इंडिया ने और इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है। तो जहां पर इंडिया के लिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक टाइट रोप है डिप्लोमेसी की, जहां पर इंडिया को मेक श्योर करना है कि वो दोनों ही कंट्रीज के साथ जो अपनी डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको बना कर रखें। इससे आगे जुड़ी हुई सारी खबरों को हम आगे ट्रैक करते रहेंगे और आपके पास लाते रहेंगे। धन्यवाद।